नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी तारतम्य में हम आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जिसमें हिंदी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सी टेट, सीजी और जो शिक्षक भर्ती होने वाले हैं उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 91 नंबर के क्वेश्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक किनको माना जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिशंकर राय, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। इनको आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माना जाता है। सबसे पहली आत्मकथा किन्होंने लिखा? तो हरिवंश राय बच्चन ने ही लिखा है। 92 नंबर के क्वेश्चन, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। कार्य के आरंभ में ही मतलब शुरुआत में ही विघ्न पड़ जाना, किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या फिर सिर पर शैतान सवार होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है उसको बताना है आपको। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर शाह या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसीदास जी की है, कबीरदास जी की है, केशवदास जी की या फिर सूरदास जी की। तो ये पंक्ति देखने को तो ऐसा लग रहा है कि ये तुलसीदास की है, लेकिन तुलसीदास जी की नहीं है, ये कबीरदास जी की है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का। 95 नंबर, हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र क्या था? उदंत मार्तंड या फिर इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगनीज। तो देखिए, पहला हिंदी का जो था वो था पत्र, वो था उदंत मार्तंड था। ठीक है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किनका है? बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास जी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का। ये था रामचंद्र शुक्ल जी का। चिंतामणि किन्होंने लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। आगे देखते हैं, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना आपके ऑप्शन इस तरह से है: 1893, 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी या 1905 ईस्वी। तो जो 97 नंबर प्रश्न का है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1893 में हुई थी काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना। प्रेम सागर किसकी रचना है? देखिए, प्रेम सागर जो है किसकी रचना है उसको बताना है आप लोगों को। तो प्रेम सागर आपकी देखिए ऑप्शन इस तरह से है: मुंशी सदा सुखलाल, शरद मिश्र, लल्लू लाल जी या फिर राम प्रसाद निरंजनी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लल्लू लाल जी का था प्रेम सागर। ठीक है, आगे देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3, 4, 5 या 6। तो संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसको आप कमेंट करके बता भी सकते हैं या फिर मैं भी बता सकता हूं। आपका पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, और एक लास्ट होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का जो है लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है हिंदी में। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं आपके, इसमें देखिए कुछ निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 101 से 106 नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनना है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है: जीवन के इस मोड़ पर, है ना, कुछ भी कहा नहीं जाता, कहा जाता नहीं। अंधेरों को ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभीतों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मरार गहरे,
सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। तो इसको पढ़ने के बाद कुछ 101 से 106 तक का आंसर का करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 101 नंबर में क्या कहा गया है। कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, भीतर के घाव के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी कहा जाता नहीं, है ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 102 पे आते हैं। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः किस बात की गई है, किस पे बात की गई है? कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की, घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, या फिर साधन सुविधाओं की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। रीते शब्द से भाव है। रीते का मतलब क्या है? यहाँ पर रीते है ना, रीते शब्द का अर्थ बताना है या फिर उसका भाव बताना है। अकेलेपन का, परायेपन का, खालीपन का, या फिर खोखलेपन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खालीपन का, सी। रीते मतलब खालीपन, ठीक है। रीते हो गए हैं। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। कवि के जीवन में बहुत अभाव है। कवि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कवि के घावों के गहरे होने से दुखी है। कवि घावों के गहरे होने से दुखी है ना। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ड्योढ़ी का अर्थ है, ड्योढ़ी शब्द जो आया हुआ है इस कविता में, उसका क्या अर्थ है? घर, देहरी, दरवाजा या फिर चौखट। तो यहाँ देहरी तो नहीं होगा, घर भी नहीं होगा, चौखट भी नहीं होगा, दरवाजा। ड्योढ़ी का अर्थ है दरवाजे से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, देहरी नहीं होगा। भीतर के घाव से तात्पर्य है, भीतर के घाव शारीरिक क्षति, घाव के भीतर की अशांति, या फिर हृदय की पीड़ा, या फिर अंदरूनी चोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय की पीड़ा। भीतर के घाव मतलब हृदय, दिल की पीड़ा, हृदय की पीड़ा, अपने दिल की बात को बोल रहे हैं, ठीक है। इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? इत्यादि में देखिए कौन सा संधि होगा? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, या फिर दीर्घ संधि। तो देखिए इत्यादि को संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि होगा, ठीक है। इति धन आदि। तो देखिए यहाँ पर ई और अ मिल के बन गए हैं य। तो य, व और र जहाँ बनते हैं वहाँ पे होता है यण संधि, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वृद्धि में क्या होता है? तो वृद्धि में वृद्धि हो जाता है, जैसे ए और अ वाले, अ के मात्रा वाले आ जाते हैं, ठीक है। गुण में क्या होता है? तो ए के मात्रा और ओ के मात्रा वाले आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से दीर्घ में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। नाक रगड़ना का अर्थ है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, या फिर दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, या फिर चापलूसी करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। दीनतापूर्वक प्रार्थना करना मतलब नाक रगड़ना। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? सत्थान, उत्कर्ष, रोपण, या फिर अवनति। तो उन्मूलन का अर्थ होगा रोपण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 109 का। 110 पे आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी है? देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल था उसको क्या कहा है? चारण काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, या फिर बीजवपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा है, आदिकाल को क्या कहा है? तो आदिकाल को कहा है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है बीजवपन काल। देखिए यहाँ पर मैं आदिकाल के बारे में कुछ बता देना चाहूँगा। इसको रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था वीरगाथा काल, है ना। जो वीरगाथा काल था वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। चारण काल के नाम से इसको कहा था जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, ठीक है। चारण काल किन्होंने कहा था? यहाँ पे जैसे चारण काल दिया है ना, तो इसको किन्होंने कहा था? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। और वीर गाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। और यहाँ पे वीर काल बोला है ना, तो वीर काल कहा था विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। और आदिकाल किन्होंने कहा था, है ना, आदिकाल को आदिकाल कहा था तो किन्होंने कहा था? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था आदिकाल को आदिकाल। इसी तरह से प्रारंभिक काल कहा था मिश्र बंधु ने, है ना। और बीजोपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। तो ये थी आदिकाल से संबंधित कुछ जानकारी, ठीक है।
आगे, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है? अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, कुटज भी हैं और विचार का प्रवाह भी है, तो नहीं है। वो कौन सा है? वृत्त और विकास नहीं है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। परमार रासो किसके द्वारा रचित है? देखिए, परमार रासो किनके द्वारा रचा गया है? तो देखिए यहाँ पे जो है पृथ्वीराज रासो द्वारा, तो चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो द्वारा, और नरपति नल्ल द्वारा जो है आपके विसल देव रासो लिखा गया था। और यहाँ पे बचे नल्ल सिंह और जगनिक, तो यहाँ पे परमार रासो जो लिखा गया था वो जगनिक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये नल्ल सिंह का मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। अगर आप लोगों में से कोई पढ़े होंगे तो कमेंट करके बताइएगा नल्ल सिंह का, है ना। यहाँ पर देखिए चंद्र बरदाई का दिया है तो वो है पृथ्वीराज रासो, और आपके नरपति नाल्ह का दिया है तो वो है विसल देव रासो उन्होंने लिखा था, और जगनिक ने लिखा था परमाल रासो लिखा था। ठीक है, तो ये है। और ये नल्ल सिंह जी का मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, कोई पढ़े होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 113। दुल्हिन गावहूँ मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति किसकी है? किन्होंने लिखा है? तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी या फिर रैदास जी? तो देखिए ये पंक्ति भी लिखा है कबीरदास जी की पंक्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं मृगावती किसकी रचना है? मृगावती उस्मान, मंजन, कुतुबन या फिर जायसी? तो ये रचना है कुतुबन जी की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए पहला में अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय फिर अंतरराष्ट्रीय। देखिए तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा देख के बताना है आपको। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध बोला है, बाकी जो तीन है वो अशुद्ध तरह से उच्चारित हुए हैं। तो जो सही है वो कौन है? जो सही है वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ है? आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ से जल ही जल, रास्ते बंद होना, दोनों ओर मुसीबत या फिर बीच से निकल भागना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों ओर मुसीबत। आगे कुआं पीछे खाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी ओर से क्या हो जाएगा? मुसीबत ही मुसीबत। भाषा में रूढ़िगत पाठन विधि अवकाश के दिनों में घर से निबंध रचना कर लाने से संबंधित सही तथ्य कौन सा होगा? अभिव्यक्ति का वास्तविक रूप आ जाता है, निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती है, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, निबंध लेखन बेहतर होता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती है। बच्चे को घर से लिख कर लाने के लिए बोलेंगे छुट्टी के दिनों में, तो वो क्या लिख के आएगा? जो गाइड या फिर कहीं पे छपा होगा उसको छाप के लिए आएगा, तो उसमें मौलिकता कहाँ से आ पाएगी? बच्चे में नहीं आ पाएगी। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों साथ साथ पूरे होते हैं? किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति या फिर मॉन्टेसरी पद्धति? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन पद्धति। देखिए किंडरगार्टन मतलब खेल, मॉन्टेसरी खेल है ना, प्रोजेक्ट विधि मतलब प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी कार्य को बोलना। तो यहाँ पे सभी को करता है वो कौन है? डाल्टन विधि है। ठीक है, हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान क्या होता है? विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं, मौखिक भाषा का विकास होता है, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं, शिक्षक और प्रयोगशाला की आवश्यकता कम पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 119 का सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी स्वप्रेरणा से कार्य करते हैं डाल्टन पद्धति में, अपने स्वयं के प्रेरणा से। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन इस तरह से है आपका, भाषा शिक्षण की प्रायः किन नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया गया है? बालक की स्वतंत्रता, बालक की रुचि, क्रियाशीलता या फिर इसमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या बोला है, भाषा शिक्षण की प्रायः किन नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया जाए, तो भाषा की बालक की स्वतंत्रता, बालक की रुचि और क्रियाशीलता सभी पर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उससे संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, और अभी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंस आपको टेट, सीजी टेट और
आपके जो शिक्षक भर्ती होने वाले हैं 10,000 उससे संबंधित इंपॉर्टेंस नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।